नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है काशीपुर उत्तराखंड से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। सुबह के यही कोई 6 बजे बबीता का मोबाइल फोन बजा तो उसने पहले नंबर देखा कि इतनी सुबह सुबह किसने फोन कर दिया। जब उसने देखा कि नंबर देवरानी सर्विस का है तो उसने झट से फोन रिसीव किया। फोन कान से लगाकर उसने जैसे ही हेलो कहा, दूसरी ओर से सर्विस ने रोते हुए कहा, दीदी मैं तो बर्बाद हो गई, मेरा बसा बसाया घर उजड़ गया। पाकेश इस दुनिया में नहीं रहे, किसी ने उन्हें मार डाला। बबीता सर्विस की जेठानी थी जो गांव में रहती थी। सास ससुर थे नहीं, इसलिए उसने जेठानी को फोन किया था। सर्विस ने जो भी कहा था रोते हुए कहा था, इसलिए बबीता की समझ में पूरी बात नहीं आ पाई, लेकिन इतना तो वो समझ ही गई थी कि पाकेश को किसी ने मार डाला है। वो कुछ पूछती उसके पहले ही सर्विस ने फोन काट दिया, इसलिए उसने पलटकर फोन किया। पलटकर फोन करने पर सर्विस ने बताया कि रात में पाकेश ने शराब पी, उसके बाद उसके साथ मारपीट की थी। उस मारपीट में उसने लोहे की रॉड उसके सिर पे मार दी थी, जिससे वो बेहोश हो गई। सुबह जब उसे होश आया तो पाकेश मरा पड़ा था। उसके बेहोशी के दौरान ही उसकी किसी ने हत्या कर दी थी, इसलिए उसे पता नहीं चला कि उसे कौन मार गया। बबीता ने तुरंत इस बात की जानकारी अपने पति तिरमल सिंह को दे दी। तिरमल सिंह सरकारी स्कूल में अध्यापक थे और उस समय स्कूल में थे। भाई की हत्या की सूचना मिलते ही वो छुट्टी लेकर घर आ गए और घर से अन्य लोगों को साथ लेकर काशीपुर के लिए रवाना हो गए। तिरमल सिंह घर वालों के साथ पाकेश के घर पहुंचे तो सर्विस घर का मुख्य दरवाजा बंद किए अंदर ही बैठी थी। उस समय तक आसपास रहने वालों को पता नहीं था कि पाकेश की हत्या हो चुकी है। जब घर वालों ने रोना धोना शुरू किया तब कहीं जाकर आस पड़ोस वालों को पाकेश की हत्या की जानकारी हुई। इसके बाद उसके घर के सामने भीड़ लग गई। ये 11 अगस्त की सुबह की बात है। तिरमल सिंह ने पाकेश की हत्या की सूचना काशीपुर कोतवाली पुलिस को दी। सूचना मिलते ही आईटीआई चौकी प्रभारी रमेश तनवार, सीनियर सब इंस्पेक्टर धीरेन्द्र कुमार, एसएसपी देवेंद्र पिंचा घटनास्थल पर पहुंच गए। शव के मुआयने के दौरान पुलिस ने शव के पास से एक प्लास्टिक का फीता और कमरे के बाहर बरामदे से लोहे की एक रॉड बरामद की, जिसके एक सिरे पर पेपर लपेटकर उसके ऊपर कपड़ा लपेटा हुआ था। शव के सिर पर चोट के कई निशान थे। इसके अलावा उसके गले पर भी नीला निशान नजर आ रहा था। इससे साफ लग रहा था कि सिर पर चोट पहुंचाने के बाद उसका गला भी दबाया गया था। घटना स्थल और लाश के निरीक्षण के बाद पुलिस ने मृतक पाकेश की पत्नी सर्वेश से पूछताछ की तो उसने बताया 10 अगस्त 2014 रविवार के दिन वो पति और बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाने अपने गांव मोहदीपुर गई थी। त्योहार मनाकर वो पति और बेटी के साथ वापस आ गई थी, जबकि जेठ धर्मवीर और बेटा वही गांव में रुक गए थे। सर्वेश के बताए अनुसार रात में पाकेश ने खूब शराब पी। नशे में वो उसके साथ मारपीट करने लगा। तभी उसने गुस्से में वहां पड़ी लोहे की रॉड उठाकर उसके सिर पर मार दी, जिससे वो बेहोश हो गई। सुबह 5 बजे के करीब उसे होश आया तो पाकेश मरा पड़ा था, इसलिए उसे पता नहीं कि वो कैसे मरा। पुलिस ने सर्वेश से पाकेश के मिलने जुलने वालों के बारे में पूछा तो उसने कहा कि इस बारे में उसे कुछ पता नहीं है। सर्वेश की इस बात पर घर वाले चौंके, क्योंकि पिछले ही दिन वो घर वालों से कहकर आई थी कि शराब के चक्कर में पाकेश ने कई लोगों से दुश्मनी मोल ले ली है। अगर कल को इसे कुछ हो गया तो उसे कोई दोष नहीं देगा। जब ये बात घर वालों ने पुलिस को बताई तो सारी परिस्थितियों पर गौर करने के बाद पुलिस को सर्वेश पर ही संदेह हो गया, लेकिन उस समय पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए पुलिस ने उसे हिरासत में लेना उचित नहीं समझा। यह भी निश्चित था कि ये काम सर्वेश ने अकेले नहीं किया था, क्योंकि पाकेश अच्छी कदकाठी का नौजवान था। सर्वेश उसे अकेले काबू में नहीं कर सकती थी। उसने पति को किसी की मदद से ही मारा था। पुलिस को उसके बारे में भी जानना था।
पुलिस ने सर्वेश के साथी के बारे में पता करने के लिए उसका मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद घटना स्थल की सारी कार्रवाई निपटाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव घर वालों के हवाले कर दिया गया था, तो उन्होंने उसे गांव ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। मृतक पाकेश के भाई तिरमल सिंह ने पुलिस को जो तहरीर दी थी, उसमें भाई की हत्या का संदेह उसकी पत्नी सर्वेश पर जताया था। पुलिस ने उसी हिसाब से जांच शुरू की। पुलिस ने सबसे पहले उसके फोन नंबर के कॉल डिटेल्स निकलवाए। कॉल डिटेल्स के अनुसार जिस रात पाकेश की हत्या हुई थी, उस रात सर्वेश ने एक नंबर पर कई बार फोन करके बात की थी। पुलिस ने उस नंबर के बारे में पता किया तो वो नंबर नेत्रपाल का था। वो महू आखेड़ागंज की किसी फैक्ट्री में सुपरवाइजर था। पुलिस उसके घर पहुंची तो घर वालों ने बताया कि वो रक्षाबंधन की रात से घर नहीं आया था। पुलिस के पास उसका नंबर था ही, उसे सर्विलांस पर लगवा दिया। पाकेश का अंतिम संस्कार हो जाने के बाद पुलिस सर्वेश को पूछताछ के लिए कोतवाली ले आई। इस बार की पूछताछ में भी उसने वही पुरानी कहानी सुना दी जो उसने पहले सुनाई थी, लेकिन पुलिस ने इस बार उसकी कहानी पर विश्वास नहीं किया और उससे नेत्रपाल के बारे में पूछा। सर्वेश ने बताया कि वो जिस फैक्ट्री में काम करती थी, नेत्रपाल उसी में सुपरवाइजर था। साथ साथ काम करने की वजह से दोनों में जान पहचान हो गई थी। उसकी वजह से पाकेश से भी उसकी दोस्ती हो गई थी। जिस रात पाकेश की हत्या हुई थी, उस रात पाकेश और नेत्रपाल की कई बार बातचीत हुई थी। उनके बीच क्या बातचीत हुई ये उसे पता नहीं था, क्योंकि उस समय वो खाना बना रही थी। पुलिस ने देखा कि सर्वेश इस तरह लाइन पर नहीं आ रही है, तो पुलिस ने उसके साथ ऐसा खेल खेला कि बड़ी आसानी से वो उसमें फंस गई। पुलिस ने उससे कहा था कि नेत्रपाल उनके कब्जे में है और उसने बता दिया है कि तुम्हारी मदद से उसी ने पाकेश की हत्या की थी। सर्वेश एकदम से बोली, साहब वो झूठ बोल रहा है, मैंने उससे पाकेश की हत्या के लिए नहीं कहा था, उसने अपने आप उसकी हत्या की थी। इस तरह सर्वेश ने सच्चाई उगल दी। इसके बाद लंबी पूछताछ में पुलिस ने सर्वेश से पाकेश की हत्या की पूरी कहानी उगलवा ली, जो इस प्रकार से थी। उत्तराखंड के जसपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर का एक गांव है मोहदीपुर हसनपुर। कृपाल सिंह का परिवार इसी गांव में रहता था। उसके पास जो खेती बाड़ी थी, उसी में मेहनत करके वो गुजर बसर कर रहा था। शादी के बाद बड़ा बेटा हरियाणा में जाकर रहने लगा था। उससे छोटा धर्मवीर मंदबुद्धि था। भाई बहनों में पाकेश सबसे छोटा था, जो खेती बाड़ी में कृपाल सिंह की मदद किया करता था। धर्मवीर मंदबुद्धि था, इसलिए उसकी शादी नहीं हो रही थी। तब कृपाल सिंह ने सोचा कि वो पाकेश की शादी कर दे, क्योंकि उसकी शादी के लिए लोग आने लगे थे। बिजनौर के थाना रेहड़ के पास एक गांव है देहला वाला। उसी गांव के रहने वाले देवेंद्र सिंह चौहान की बेटी सर्वेश कृपाल सिंह को पसंद आ गई, तो उसने पाकेश की शादी उससे कर दी। देवेंद्र सिंह भी कृपाल सिंह की ही तरह सीधा साधा आदमी था, लेकिन उसकी पत्नी मूर्ति देवी काफी तेज तर्रार थी और घर में उसी की चलती थी। सर्वेश ने जैसा अपने घर में देखा था, वैसा ही कुछ ससुराल में करने की कोशिश करने लगी। पाकेश सीधा और शांत स्वभाव का था, इसलिए चंचल स्वभाव वाली सर्वेश को ससुराल में अपनी चलाने में जरा भी परेशानी नहीं हुई। देहला गांव की गिनती इलाके में अच्छे गांव में नहीं होती है, क्योंकि यहाँ की कई औरतें देह के धंधे से जुड़ी थी। वे खुद तो यहाँ धंधा करती ही थी, अपने साथ कई लड़कियों को भी उन्होंने जोड़ रखा था। इसी देह के धंधे की कमाई से उनके रहन सहन में और गांव के अन्य लोगों के रहन सहन में जमीन आसमान का अंतर था। उन्हीं के रहन सहन को देखकर सर्वेश की मां मूर्ति देवी भी गांव छोड़कर काशीपुर आ गई थी। काशीपुर आने के बाद उसने भी वही रास्ता अपना लिया था और नोट कमाने लगी थी। हालांकि सर्वेश को मां के इस धंधे की जानकारी नहीं थी, लेकिन मां के रहन सहन को देखकर उसकी भी काशीपुर में रहने की इच्छा होने लगी थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही कृपाल सिंह की मौत हो गई थी, इसलिए पाकेश अकेला पड़ गया था। वो सीधा साधा तो था ही, इसलिए सर्वेश जैसा कहती थी वो वैसा ही करता था।
सर्वेश उस पर काशीपुर चलने के लिए दबाव बनाने लगी। वो पत्नी को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसे नाराज नहीं करना चाहता था। पत्नी के कहने पर ही उसने अपनी 1 एकड़ जमीन बेचने का मन बना लिया। गांव की जमीन बिकते ही सर्वेश अपनी पत्नी की मदद से काशीपुर में घर बनाने के लिए प्लॉट ढूंढने लगा। मूर्ति देवी की काशीपुर के कई प्रॉपर्टी डीलरों से अच्छी जान पहचान थी। उन्हीं प्रॉपर्टी डीलरों की मदद से मूर्ति देवी ने सर्वेश को बाजपुर रेलवे लाइन के किनारे काशीपुर विकास कॉलोनी में एक प्लॉट दिला दिया। काशीपुर में प्लॉट तो खरीद लिया था, लेकिन जब उसकी रजिस्ट्री करानी हुई तो पाकेश और सर्वेश में तकरार होने लगी। पाकेश उस प्लॉट की रजिस्ट्री अपने नाम से कराना चाहता था, जबकि सर्वेश चाहती थी कि रजिस्ट्री उसके नाम से हो। इस बात को लेकर विवाद ज्यादा बढ़ा तो पाकेश को ही झुकना पड़ा, क्योंकि वो पत्नी को नाराज नहीं करना चाहता था। सर्वेश के नाम प्लॉट की रजिस्ट्री कराकर पाकेश ने घर बनवा लिया। अब तक सर्वेश 2 बच्चों की मां बन चुकी थी, जिसमें बेटा तुषार और बेटी गार्गी थी। सर्वेश ने अपने दोनों बच्चों का दाखिला भी काशीपुर में करा दिया था। काशीपुर में गुजर बसर के लिए पाकेश महुआ खेड़ा की फैक्ट्री में नौकरी करने लगा था। पाकेश का घर जिस मोहल्ले में था, वहां अभी इक्का दुक्का घर ही बने थे। दोनों बच्चे स्कूल चले जाते थे और पाकेश अपनी नौकरी पर। उसके बाद सर्वेश घर में अकेली रह जाती। ऐसे में उसके लिए समय काटना मुश्किल हो जाता था। काशीपुर आने के बाद सर्वेश का अपनी माँ के यहाँ आना जाना बढ़ गया था। इसी आने जाने में उसे माँ की हकीकत का पता चल गया। वैसे तो वो महुआ खेड़ा की किसी फैक्ट्री में नौकरी करती थी, लेकिन उसकी कमाई का मुख्य स्रोत लड़कियों की दलाली थी। ये काम वो मोबाइल फोन से करती थी। उसे लड़कियों की दलाली से अच्छी कमाई हो रही थी। माँ की हकीकत जानकर सर्वेश ने भी उसी राह पर चलने का इरादा बना लिया। उसने पाकेश से दिन में अकेले रहने वाली परेशानी बताकर एक जूता फैक्ट्री में नौकरी कर ली। उसी जूता फैक्ट्री में उसकी मुलाकात नेत्रपाल से हुई। नेत्रपाल वहाँ सुपरवाइजर था। सर्वेश जितनी खूबसूरत थी, उससे कहीं ज्यादा चंचल और शौक थी। नेत्रपाल उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के गांव चतरपुर का रहने वाला था। उसका गांव महुआ खेड़ा के नजदीकी था, इसलिए वो घर से ही अपनी ड्यूटी पर आता जाता था। उसकी अभी शादी नहीं हुई थी, इसलिए नेत्रपाल के नेत्र सर्वेश से लड़े तो वो उसके लिए पागल हो उठा। जबकि सर्वेश 2 बच्चों की माँ थी, लेकिन उसकी कदकाठी ऐसी थी कि देखने में वो कुंवारी लगती थी। कुछ ही दिनों में नेत्रपाल सर्वेश के लिए ऐसा पागल हुआ कि दिन रात उसी के बारे में सोचने लगा। नेत्रपाल के पास सर्वेश का मोबाइल नंबर था ही, इसलिए वो छुट्टी के बाद भी फोन करके उससे बातें करने लगा। पाकेश पूरे दिन नौकरी पर रहता था। शाम को थका मांदा आता तो खाना खाकर सो जाता। उसे इस बात की भी चिंता नहीं रहती थी कि पत्नी क्या कर रही है। सर्वेश इसी बात का फायदा उठाकर नेत्रपाल से देर रात तक बातें करती रहती। मोबाइल पर बातें करते करते ही नेत्रपाल सर्वेश को अपने इतने नजदीक ले आया कि मौका मिलते ही उसने उससे अवैध संबंध बना लिए। नेत्रपाल से संबंध बनने के बाद सर्वेश को पाकेश की अपेक्षा नेत्रपाल की जरूरत ज्यादा महसूस होने लगी थी। सर्वेश को जब भी मौका मिलता नेत्रपाल को फोन कर देती। नेत्रपाल को उसके फोन का इंतजार रहता ही था। संदेश मिलते ही वो सर्वेश के घर आ जाता। सर्वेश के घर के आसपास ज्यादा मकान तो थे नहीं, इसलिए नेत्रपाल को उसके यहाँ आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती थी। साप्ताहिक की छुट्टी के दिन तो पाकेश के ड्यूटी पर चले जाने के बाद नेत्रपाल पूरा दिन उसी के यहाँ पड़ा रहता। इस तरह ये सिलसिला काफी दिनों तक बिना किसी रोक टोक के चलता रहा। एक दिन शाम को किसी वजह से पाकेश जल्दी घर आ गया। संयोग से नेत्रपाल उस समय उसके घर पर ही मौजूद था। तब सर्वेश ने पाकेश से उसका परिचय कराते हुए कहा, ये नेत्रपाल है, हमारी कंपनी में सुपरवाइजर है। ये भी यहाँ आसपास प्लॉट खरीदना चाहते हैं। इन्हें मैंने ही ये बगल वाला प्लॉट दिखाने के लिए बुलाया था। सर्वेश ने ऐसी चाल चली थी कि पाकेश को नेत्रपाल पर जरा भी शक नहीं हुआ। पाकेश शराब का आदी था। वो ड्यूटी से छूटने के बाद अक्सर रास्ते में पड़ने वाले ठेके से शराब पीकर घर आता था। उस शाम सर्वेश ने नेत्रपाल से उसका परिचय कराया तो वो उसके लिए भी ठेके से शराब लेकर आया।
दोनों ने साथ साथ बैठकर शराब पी तो उनमें दोस्ती हो गई। पाकेश पहले से ही शराब पिए था। नेत्रपाल के साथ भी पीकर उसे इतना ज्यादा नशा हो गया कि वो बिना खाए ही सो गया। बच्चे पहले ही सो चुके थे। जेठ मंदबुद्धि था ही, वो खाना खाकर बाहर निकल गया तो नेत्रपाल और सर्वेश ने इस मौके का लाभ अच्छी तरह से उठाया। उस रात नेत्रपाल समझ गया कि पाकेश को पत्नी से भी ज्यादा शराब से प्रेम है। इसके बाद उसे जब भी सर्वेश से एकांत में मिलना होता वो शराब की बोतल लेकर पाकेश के घर पहुंच जाता। पाकेश शराब पीकर लुढ़क जाता तो उसे सर्वेश से एकांत में मिलने का मौका आराम से मिल जाता। लेकिन एक दिन पाकेश ने नेत्रपाल को सर्वेश की छाती पर हाथ लगाते देख लिया तो नशे में होने की वजह से उसे एकदम से गुस्सा आ गया। वो नेत्रपाल और सर्वेश को भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। नेत्रपाल समझ गया कि अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, इसलिए वो तुरंत वहां से चला गया। इसके बाद नेत्रपाल ने पाकेश के रहते सर्वेश के घर आना बंद कर दिया। लेकिन एक दिन पाकेश ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। तब पाकेश ने शराब पीकर सर्वेश की जमकर पिटाई की और इसके बाद उसे उसकी माँ के घर भेज दिया। सर्वेश ने नेत्रपाल के सामने अपना दुखड़ा रोया तो उसने हर हालत पे उसका साथ देने का आश्वासन दिया। इसी के बाद दोनों ने अपने संबंधों के बीच रोड़ा बन रहे पाकेश को हटाने की योजना बना डाली। इसके लिए उन्होंने रक्षाबंधन वाला दिन तय किया। दोनों ने सलाह की कि उस दिन किसी भी कीमत पर पाकेश को ठिकाने लगा देना है। योजना के अनुसार सर्वेश ने पाकेश से रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए गांव चलने को कहा। पाकेश जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन पत्नी की जिद के आगे उसे जाना ही पड़ा। जेठ को भी वो गांव ले गई। रक्षाबंधन का त्योहार मनाकर वो पाकेश और बेटी को लेकर काशीपुर आ गई। घर वालों से उसने बहाना बनाया कि रात को घर खाली छोड़ना ठीक नहीं है। जेठ और बेटे को उसने गांव में ही छोड़ दिया था। काशीपुर आने के बाद वो खाना बनाने को लेकर पाकेश से उलझ गई। उसने कहा कि वो बुरी तरह से थकी है, इसलिए खाना नहीं बना सकती। पाकेश से उलझना भी उसकी योजना में शामिल था। सर्वेश ने खाना बनाने से मना किया तो पाकेश उसे भद्दी भद्दी गालियां देते हुए घर से निकल गया। उसके जाते ही उसने नेत्रपाल को फोन कर दिया। योजना के अनुसार उस दिन नेत्रपाल काशीपुर में ही रुका था। सर्वेश का संदेश मिलते ही वो उसके घर पहुंच गया। घर से निकलकर पाकेश सीधे ठेके पर गया और घर लौटा तो नशे में धुत था। पाकेश को देखकर नेत्रपाल दूसरे कमरे में छिप गया। पाकेश के जाने के बाद सर्वेश ने जल्दी जल्दी रोटियां बना ली थी। वापस आने पर सर्वेश ने उसे रोटियां खाने को दी तो वो उसे गालियां देते हुए मारपीट करने लगा। सर्वेश की पिटाई होते देख नेत्रपाल को गुस्सा आ गया। वो निकलकर बाहर आ गया और पाकेश को समझाने लगा। लेकिन नेत्रपाल को देखकर पाकेश का गुस्सा और बढ़ गया। वो सर्वेश को छोड़कर नेत्रपाल को गालियां देने लगा। वो उसे मारने के लिए कोई औजार ढूंढ रहा था, तभी पहले से छिपाकर रखी लोहे की रॉड उठाकर सर्वेश ने नेत्रपाल को थमा दी। नेत्रपाल को लोहे की रॉड थमाकर सर्वेश ने पाकेश को बाहों में दबोच लिया। नेत्रपाल ने इस मौके का लाभ उठाते हुए उसके सिर पर लोहे की रॉड का जोरदार वार कर दिया। एक ही वार में वो जमीन पर गिर पड़ा। उसने दूसरा वार किया तो पाकेश के गिरने की वजह से वो सर्वेश के सिर में लग गया। उसके सिर से भी खून बहने लगा, लेकिन उसने अपनी चोट पर ध्यान न देकर बेहोश पड़े पाकेश को दबोच लिया तो क्षेत्रपाल ने उसका गला दबा दिया। थोड़ी देर छटपटाकर पाकेश हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गया। इसके बाद बचाव का तरीका समझाकर नेत्रपाल चला गया। सर्वेश सवेरा होने का इंतजार करने लगी। वो पूरी रात यही सोचती रही कि ये बात वो घर वालों को कैसे बताएगी। सुबह उसने फोन करके जेठानी को किसी तरह सूचना भी दे दी और बचाव के लिए गढ़ी गई कहानी भी सुना दी, लेकिन वो खुद को पुलिस की नजरों से बचा नहीं पाई। सर्वेश के बयान के बाद पुलिस ने नेत्रपाल को भी उसके मोबाइल फोन की लोकेशन के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने भी अपना अपराध स्वीकार करने के बाद वो पूरी कहानी दोहरा दी जो सर्वेश सुना चुकी थी। नेत्रपाल और सर्वेश के अनुसार पाकेश को खत्म करके दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं हो सका। पूछताछ के बाद कोतवाली पुलिस ने नेत्रपाल और सर्वेश को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया था। मजे की बात यह थी कि इतना बड़ा अपराध करके भी सर्वेश को जरा भी पछतावा नहीं था।
जेल जाते समय उसने माँ से भी बात नहीं की थी। अब उसके दोनों बच्चे सलेमपुर में ब्याही उसकी बहन मुन्नी के पास है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।